दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय पर हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उन्हीं रचनाओं के क्रम में दोस्तों हम इस समय पर चंद्रगुप्त नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी थी सभी कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। उपन्यास जो लगे हुए हैं उपन्यासों का भी अध्ययन कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। गोदान, मैला, आंचल, त्यागपत्र, जितने भी उपन्यास और कहानियाँ लगी हुई हैं सभी कहानियाँ लगी हुई हैं, सभी कहानियाँ मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट में और सभी उपन्यास मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में। अब दोस्तों हमने नाटकों का अध्ययन करना शुरू किया था और नाटकों के अध्ययन के क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक जो कि प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है उसका हमने अध्ययन करना शुरू किया था। उसी क्रम में दोस्तों हम प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के 2 पार्टों में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने अगर जो दोस्तों पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि पहले जाकर के उन 2 वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और आप लोगों के मतलब का रहेगा। इसलिए पहले जाकर के उन 2 वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद पार्ट 1 पार्ट बी इस तरह करके। आज दोस्तों पार्ट 3 है चंद्रगुप्त नाटक का। इसके पहले का हम उन 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट तीसरा आज हम तीसरा वीडियो है चंद्रगुप्त नाटक का। तो हम आज मगध में चंद्रगुप्त यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा। तो आप लोग दोस्तों अगर चैनल में हमारे नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को लाभ पहुँच सके इसका। चलिए आते हैं अपने विषय पर सीधे। मगध में चंद्रगुप्त। अपमानित चंद्रगुप्त बदला लेने के लिए खड़ा था। मगध राज्य की दशा बड़ी शोचनीय थी। नंद आंतरिक विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था। चाणक्य चालित मलेच्छ सेना कुसुमपुर को नंद आंतरिक विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था। चाणक्य चालित मलेच्छ सेना कुसुमपुर को चारों ओर से घेरे थी। चंद्रगुप्त अपनी शिक्षित सेना को बराबर उत्साहित करता हुआ सुचतूर रण सेनापति का कार्य करने लगा। 15 दिनों तक कुसुमपुर को बराबर घेरे रहने के कारण और बार बार खंड युद्धों में विजयी होने के कारण चंद्रगुप्त एक प्रकार से मगध विजयी हो गया। नंद ने, जो कि पूर्वकृत पापों से भयभीत और आतुर हो गया था, नगर से निकलकर चले जाने की आज्ञा मांगी। चंद्रगुप्त इस बात से सहमत हो गया कि धनानंद अपने साथ जो कुछ ले जा सके ले जाए, पर चाणक्य की एक चाल यह भी थी क्योंकि उसे मगध की प्रजा पर शासन करना था, इसलिए यदि धनानंद मारा जाता तो प्रजा के विद्रोह करने की संभावना थी। इसमें स्थविरावली तथा ढूंढी के विवरण में मतभेद है, क्योंकि स्ववीरावलीकार लिखते हैं कि चाणक्य ने धनानंद को चले जाने की आज्ञा दी, पर ढूंढी कहते हैं चाणक्य के द्वारा शस्त्र से धनानंद निहित हुआ। मुद्रा राक्षस से जाना जाता है कि वह विष प्रयोग से मारा गया, पर यह बात पहले नंदों के लिए संभव प्रतीत होती थी। चाणक्य की नीति की ओर दृष्टि डालने से यही ज्ञात होता है कि जानबूझकर नंद को अवसर दिया गया और इसके बाद किसी गुप्त प्रकार से उसकी हत्या हुई। कई लोगों का मत है कि पर्वतेश्वर की हत्या बिना अपराध चाणक्य ने की, पर जहाँ तक संभव है पर्वतेश्वर को कात्यायन के साथ मिला हुआ जानकर ही चाणक्य के द्वारा उसे विषकन्या मिली। पर्वतेश्वर को कात्यायन के साथ मिला हुआ जानकर ही चाणक्य के द्वारा उसे विषकन्या मिली और यही मत भारतेंदु जी का भी है। मुद्रा राक्षस को देखने से भी यही ज्ञात होता है कि राक्षस पीछे पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु। तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है, देखिए यहाँ से देखो, पर्वतेश्वर को कात्यायन के साथ मिला हुआ जानकर ही चाणक्य के द्वारा उसे विषकन्या मिली और यही मत भारतेंदु जी का भी है। मुद्रा राक्षस को देखने से भी यही ज्ञात होता है कि राक्षस पीछे पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु से मिल गया था। राक्षस किससे मिल गया था? पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु से मिल गया था। संभव है कि उसका पिता भी वररुचि की ओर पहले मिल गया हो और इसी बात को जान लेने पर चंद्रगुप्त की हानि की संभावना देखकर किसी उपाय से
पर्वतेश्वर की हत्या हुई हो। तात्कालिक स्फुट विवरणों से ज्ञात होता है कि मगध की प्रजा और समीपवर्ती जातियां चंद्रगुप्त के प्रतिपक्ष में खड़ी हुई। तात्कालिक स्फुट विवरणों से ज्ञात होता है कि मगध की प्रजा और समीपवर्ती जातियां चंद्रगुप्त के प्रतिपक्ष में खड़ी हुई। उस लड़ाई में भी अपनी कूटनीति के द्वारा चाणक्य ने आपस में भेद करा दिया। प्रबल उत्साह के कारण अविराम परिश्रम और अध्यवसाय से अपने बाहुबल और चाणक्य के बुद्धिबल से सामान्य भूस्वामी चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बौद्धों की पहली सभा कालाशोकीय महापद्मनंद के समय में हुई। बौद्धों की पहली सभा कालाशोकीय महापद्मनंद के समय में हुई। बुद्ध के 90 वर्ष बाद यह गद्दी पर बैठा और इसके राज्य के 10 वर्ष बाद सभा हुई। उसके बाद उसने 18 वर्ष राज्य किया। यह 118 वर्ष का समय बुद्ध के निर्वाण से कालाशोक के राजत्व काल तक है। कालाशोक का पुत्र 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसके बाद 22 वर्ष तक नंद, उसके बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। बुद्ध निर्वाण के 162 वर्ष बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। कुल मिला के दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के बाद, कुल मिला के उनके निधन के बाद 162 वर्ष बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। बुद्ध का समय यदि 543 ईसा पूर्व माना जाए, तब तो 543 माइनस 162 बराबर 381 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त का राज्यारोहण निर्धारित होता है। दूसरा मत मैक्स मूलर आदि विद्वानों का है। बुद्ध निर्वाण 777 ईसा पूर्व में हुआ। इस प्रकार उक्त राज्यारोहण का समय 315 ईसा पूर्व निकलता है। इससे ग्रीक समय का मिलान करने से एक तो 40 वर्ष बढ़ जाता है, दूसरा 5 या 6 वर्ष घट जाता है। महावीर स्वामी के निर्वाण के 155 वर्ष बाद जैनियों के मत से चंद्रगुप्त राज्य पर बैठा, ऐसा मालूम होता है। आर्य विद्या सुधाकर के अनुसार 470 विक्रम पूर्व में महावीर स्वामी का निर्वाण माने तो उसमें से 155 घटा देने से 365 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के राज्यारोहण का समय होता है, जो सर्वथा असंभव है। यह मत भी बहुत भ्रमपूर्ण है। पंडित रामचंद्र जी शुक्ल ने मेगास्थनीज की भूमिका में लिखा है कि 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और 292 ईसा पूर्व तक उसने 24 वर्ष राज्य किया। पंडित जी ने जो पाश्चात्य लेखकों के आधार पर चंद्रगुप्त का राज्यारोहण समय लिखा है, वह भी भ्रम से रहित नहीं है, क्योंकि स्ट्रेबो के मत के अनुसार 296 ईस्वी में डाईमेकस का मिशन बिंदुसार के समय में आया था। क्योंकि दोस्तों स्ट्रेबो के मतानुसार 296 में डाईमेकस का मिशन बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार कौन है दोस्तों? अशोक का लड़का है बिंदुसार के समय में आया था। यदि 292 तक चंद्रगुप्त का राज्यकाल मान लिया जाए तो डाईमेकस चंद्रगुप्त के राजत्व काल में ही आया था, ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि शुक्ल जी के मत में 316 ईसा पूर्व से 292 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का राजत्व काल है। और डाईमेकस के मिशन का समय 296 ईसा पूर्व। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त का लड़का है, जो डाईमेकस का कहते हैं इसके समय में आया था। तो डाईमेकस के मिशन का समय चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार है, बिंदुसार का लड़का है अशोक। तो डाईमेकस के मिशन का समय 296 ईसा पूर्व, जिसके अंतर्गत हो जाता है। यदि हम चंद्रगुप्त का राज्यारोहण 321 ईसा पूर्व में माने तो उसमें से उसका राजत्व काल 24 वर्ष घटा देने से 297 ईसा पूर्व तक उसका राजत्व काल और 296 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार का राज्यारोहण और डाईमेकस के मिशन का समय ठीक हो जाता है। ऐतिहासिकों का जो अनुमान है 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, वह भी ठीक हो जाता है, क्योंकि पूर्व निर्धारित चंद्रगुप्त के जन्म समय
346 ईसा पूर्व में 25 वर्ष घटा देने से भी 321 ईस्वी पूर्व ही बचता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में मगध राज्य के सिंहासन पर ईस्वी पूर्व 321 में आसीन हुआ। विजय। उस समय गंगा के तट पर दो विस्तृत राज्य थे, जैसा कि मेगस्थनीज लिखता है। एक प्राच्य और दूसरा गंगरीडिज। प्राच्य राज्य में अवंती। प्राच्य राज्य में दोस्तों कौन कौन से आते थे? देखिए, अवंती आता था प्राच्य राज्य में। प्राच्य राज्य में अवंती, प्राच्य राज्य में अवंती, कोसल, मगध, वाराणसी, बिहार। प्राच्य राज्य में कौन कौन से आते थे? अवंती, कोसल, मगध, वाराणसी, बिहार आदि देश थे। और दूसरा गंगरीडिज में आते थे। गंगा के उस भाग के तट पर था जो कि समुद्र के समीप में था, वह बंगाल था। गंगरीडिज और गौड़ एक ही देश का नाम प्रतीत होता है। गौड़ राज्य का राजा नंद के अधीन था। अवंती में भी एक मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वह भी नंदों के अधीन थी। बौद्धों के विवरण से ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्ति जिसे अब तामलुक कहते हैं, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में आता है। मिदनापुर जिले के उस समुद्र तट पर अवस्थित गंगरीडिज के प्रसिद्ध नगरों में से था। प्राच्य देश की राजधानी पोलीवोथा थी, जिसे पाटलिपुत्र कहना असंगत न होगा। मेगस्थनीज लिखता है कि गंगरीडिज की राजधानी परथिलिस थी। डॉक्टर स्यानवक का मत है कि संभवतः यह वर्धमान ही था, जिसे ग्रीक लोग, ये वर्धमान कहाँ है दोस्तों? वर्धमान पश्चिम बंगाल में है, तो वर्धमान ही था जिसे ग्रीक लोग पार्थिलिस कहते हैं। इसमें विवाद करने का अवसर नहीं है, क्योंकि वर्धमान गौड़ देश के प्राचीन नगरों में है। यह राजधानी के योग्य भूमि पर बसा है। केवल नंद को ही पराजित करने से चंद्रगुप्त को एक बड़ा विस्तृत राज्य मिला, जो आसाम से लेकर भारत के मध्य प्रदेश तक व्याप्त था। अशोक के जीवनीकार लिखते हैं कि अशोक का राज्य 4 प्रादेशिक शासकों से शासित होता था। कौन कौन से 4 थे उसमें राज्य? तक्षशिला पंजाब और अफगानिस्तान की राजधानी थी। तक्षशिला दोस्तों पंजाब और अफगानिस्तान की राजधानी थी। देखिए, तक्षशिला जो है तो पंजाब और अफगानिस्तान की राजधानी थी। तोसली कलिंग की राजधानी थी। अवंती जो है मध्य प्रदेश की राजधानी थी। और स्वर्णगिरी भारतवर्ष के दक्षिण भाग की राजधानी थी। अशोक की जीवनी से ज्ञात होता है कि उसने केवल कलिंग विजय किया था। बिंदुसार की विजयों की गाथा कहीं भी नहीं मिलती। मिस स्मिथ ने लिखा है कि इट इज मोर प्रोबेबल दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ वाज द वर्क ऑफ बिंदुसार, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रायद्वीप खंड को जीतकर चंद्रगुप्त ने स्वर्णगिरी में उसका शासन रखा, और संभवतः यह घटना उस समय की है जब विजेता सेल्यूकस एक विशाल साम्राज्य की नींव सीरिया प्रदेश में डाल रहा था। वह घटना 316 ईसा पूर्व में हुई। इस समय चंद्रगुप्त का शासन भारतवर्ष में प्रधान था, और छोटे छोटे राज्य यद्यपि स्वतंत्र थे, पर वे भी चंद्रगुप्त के शासन से सदा भयभीत होकर मित्र भाव रखते थे। उसका राज्य पांडुचेर और कनानूर से हिमालय की तराई तक तथा सतलज से असम तक था। केवल कुछ राज्य दक्षिण के जैसे केरल इत्यादि और पंजाब के वे प्रदेश जिन्हें अस्तीह नगरी लोके ताम्रलिप्ति विश्रुता तत् सप्ततिशा तेन तनेन, इससे ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्ति समुद्र तट पर अवस्थित था, जहाँ से द्वीपांतर जाने में लोगों को सुविधा होती थी। तो जैसे केरल इत्यादि और पंजाब के वे प्रदेश जिन्हें
जिन्हें सिकंदर ने विजय किया था स्वतंत्र थे, किंतु चंद्रगुप्त पर ईश्वर की अपार कृपा थी, जिसने उसे ऐसा सुयोग दिया कि वह भी ग्रीस इत्यादि विदेशों में अपना आतंक फैलावे। सिकंदर के मर जाने के बाद ग्रीक जनरलों में बड़ी स्वतंत्रता फैली। ईसवी पूर्व 323 में सिकंदर मरा। उसके प्रतिनिधि स्वरूप परदिकस शासन करने लगा, किंतु इससे भी असंतोष हुआ। सब जनरलों और प्रधान कर्मचारियों ने मिलकर एक सभा की। ईसवी पूर्व 321 में सभा हुई और सेल्यूकस बेबीलोन की गद्दी पर बैठाया गया। तो सेल्यूकस कहाँ बैठाया गया? सेल्यूकस बेबीलोन की गद्दी पर बैठाया गया। टोलमी आदि मिस्र के राजा समझे जाने लगे, पर ऑन्टिगोनस जो कि पूर्वी एशिया का क्षत्रप था, अपने बल को बढ़ाने लगा और इसी कारण सब जनरल उसके विरुद्ध हो गए। यहाँ तक कि ग्रीक साम्राज्य से अलग होकर सेल्यूकस ने 312 ईसा पूर्व में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित किया। बहुत सी लड़ाइयों के बाद संधि हुई और सीरिया इत्यादि प्रदेशों का ऑन्टिगोनस स्वतंत्र राजा हुआ। थ्रेस में लिसिमाकस, मिस्र में टोलेमी और बेबीलोन के समीप के प्रदेश में सेल्यूकस का आधिपत्य रहा। तो कौन रहा? थ्रेस में लिसिमाकस, मिस्र में टोलेमी और बेबीलोन के समीप के प्रदेश में सेल्यूकस का आधिपत्य रहा। यह संधि 319 ईसा पूर्व में हुई। सेल्यूकस ने उधर के विग्रहों को कुछ शांत करके भारत की ओर देखा। इसे भी वह ग्रीक साम्राज्य का एक अंश समझता था। आरकोसिया, बैक्ट्रिया, जेंड्रेसिया आदि विजय करते हुए उसने 306 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त उसी समय दिग्विजय करता हुआ पंजाब की ओर आ रहा था और उसने जब सुना कि ग्रीक लोग फिर भारत पर चढ़ाई कर रहे हैं, तब वह भी उन्हीं की ओर चल पड़ा। इस यात्रा में ग्रीक लोग लिखते हैं कि उनके पास 6 लाख सैनिक थे। तो क्या लिखते हैं कि उनके पास 6 लाख सैनिक थे, जिसमें 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी, बाकी पैदल थे। इतिहासों से पता चलता है कि सिंधु तट पर यह युद्ध हुआ। सेल्यूकस सिंधु के उस तीर पर आ गया। मौर्य सम्राट इस आक्रमण से अनभिज्ञ न थे। उसके प्रादेशिक शासक, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत के थे, बराबर सेल्यूकस का गतिरोध करने के लिए प्रस्तुत रहते थे, पर अनेक उद्योग करने पर भी कपीसा आदि दुर्ग सेल्यूकस के हस्तगत हो ही गए। चंद्रगुप्त जो कि सतलज के समीप से उसी ओर बराबर बढ़ रहा था, सेल्यूकस की क्षुद्र विजयों से घबराकर बहुत शीघ्रता से तक्षशिला की ओर चल पड़ा। चंद्रगुप्त के बहुत थोड़े समय पहले ही सेल्यूकस सिंधु के इस पार उतर आया और तक्षशिला के दुर्ग पर चढ़ाई करने के उद्योग में था। तक्षशिला की सूबेदारी बहुत बड़ी थी, उसे विजय कर लेना सहज कार्य न था। सेल्यूकस अपनी रक्षा के लिए मिट्टी की खाई बनवाने लगा। चंद्रगुप्त अपनी विजयनी सेना लेकर तक्षशिला में पहुंचा और मौर्य पताका तक्षशिला दुर्ग पर फहराकर चंद्रगुप्त अपनी विजयनी सेना लेकर तक्षशिला में पहुंचा और मौर्य पताका तक्षशिला दुर्ग पर फहराकर महाराज चंद्रगुप्त के आगमन की सूचना देने लगा। मौर्य सेना ने आक्रमण करके ग्रीकों की मिट्टी की परीक्षा और उनका व्यूह नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मौर्यों का वह भयानक आक्रमण उन लोगों ने बड़ी वीरता से सहन किया। ग्रीकों का कृत्रिम दुर्ग उनकी रक्षा कर रहा था, पर कब तक? चारों ओर से असंख्य मौर्य सेना उस दुर्ग को घेरे थी। आपाततः उन्हें कृत्रिम दुर्ग छोड़ना पड़ा। इस बार भयानक लड़ाई आरंभ हुई। मौर्य सेना का चंद्रगुप्त स्वयं नायक था। असीम उत्साह से मौर्यों ने आक्रमण करके ग्रीक सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। लौटने की राह में बड़ी बाधा स्वरूप सिंधु नदी थी, इसलिए अपनी टूटी हुई सेना को एक जगह उन्हें एकत्र करना पड़ा। चंद्रगुप्त की विजय हुई। इसी समय ग्रीक जनरलों में फिर खलबली मची हुई थी। इस कारण सेल्यूकस को शीघ्र उस ओर लौटना था। किसी ऐतिहासिक का मत है कि इसी से सेल्यूकस शीघ्र ही संधि कर लेने पर बाध्य हुआ।
इस संधि में ग्रीक लोगों को चंद्रगुप्त और चाणक्य से सब ओर से दबना पड़ा। इस संधि के समय में कुछ मतभेद है। किसी का मत है कि यह संधि 305 ईसा पूर्व में हुई और कुछ लोग कहते हैं कि 303 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने जो ग्रीक संधि की थी वह 311 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद ही वह युद्ध यात्रा के लिए चल पड़ा। अस्तु आर्कोसिया, जेड्रोसिया और बैक्ट्रिया आदि विजय करते हुए भारत तक आने में 5 वर्ष से विशेष समय नहीं लग सकता और इसी से उस युद्ध का समय जो कि चंद्रगुप्त से उससे हुआ था 305 ईसा पूर्व माना गया। तब 305 ईसा पूर्व संधि का होना ठीक सा जचता है। संधि में चंद्रगुप्त भारतीय प्रदेशों के स्वामी हुए। अफगानिस्तान और मकराना भी चंद्रगुप्त को मिला और उसके साथ ही साथ कुल पंजाब और सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। सेल्यूकस बहुत शीघ्र लौटने वाला था। 301 ईसा पूर्व में होने वाले युद्ध के लिए उसे तैयार होना था, जिसमें कि इप्सस के मैदान में उसने अपने चिरशत्रु एंटिगोनस को मारा था। चंद्रगुप्त को इस ग्रीक विप्लव ने बहुत सहायता दी और उसने इसी कारण मनमाने नियमों से संधि करने के लिए सेल्यूकस को बाध्य किया। पाटल आदि बंदर भी चंद्रगुप्त के अधीन हुए और तथा काबुल में सेल्यूकस की ओर से पाटल आदि बंदर भी चंद्रगुप्त के अधीन हुए तथा काबुल में सेल्यूकस की ओर से एक राजदूत का रहना स्थिर हुआ। मेगस्थनीज ही प्रथम राजदूत नियत हुआ। हीरात, कंधार, काबुल, मकराना भी भारत के और प्रदेशों के साथ सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया। मेगस्थनीज हीरात के छत्रप साइबर्टियस के पास रहा करता था। तो यह सब हुआ, पर नीति चतुर सेल्यूकस ने एक और बुद्धिमानी का कार्य यह किया कि चंद्रगुप्त से अपनी सुंदरी कन्या का पाणी ग्रहण करा दिया। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, फिर देखिए नीति चतुर सेल्यूकस ने एक और बुद्धिमानी का कार्य यह किया कि चंद्रगुप्त से अपनी सुंदरी कन्या का पाणी ग्रहण करा दिया, मतलब विवाह करा दिया, जिसे चंद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया और दोनों राज्य एक संबंध सूत्र में बंध गए, जिस पर संतुष्ट होकर वीर चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों की एक सेना सेल्यूकस को दी और अब चंद्रगुप्त का राज्य भारतवर्ष में सर्वत्र हो गया। रुद्रदामा के लेख, रुद्रदामन दोस्तों है एक राजा हुए रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के शिलालेख से ज्ञात होता है कि पुष्पगुप्त कौन है दोस्तों? पुष्पगुप्त कौन है? देखिए, पुष्पगुप्त ने ही उस पहाड़ी नदी का बांध महाराज चंद्रगुप्त के आज्ञा से इसलिए बनाया कि खेती को बहुत लाभ होगा और उस बड़ी झील का नाम सुदर्शन झील रखा था। ये था पुष्पगुप्त। हाँ, तो देखिए रुद्रदामन के शिलालेख से ज्ञात होता है कि पुष्पगुप्त उस प्रदेश का शासक नियत किया गया जो सौराष्ट्र और सिंध तथा राजपूताना तक था। अब चंद्रगुप्त के अधीन 2 प्रादेशिक शासक और हुए, एक तक्षशिला में, दूसरा सौराष्ट्र में। इस तरह से अध्यावसाय का अवतार चंद्रगुप्त प्रबल पराक्रमांत राजा माना जाने लगा और ग्रीस, मिस्र, सीरिया इत्यादि के नरेश उसकी मित्रता में अपना गौरव समझते थे। उत्तर में हिंदुकुश, दक्षिण में पांडुचेरी और कनानूर, पूर्व में असम और पश्चिम में सौराष्ट्र समुद्र तक, वाल्हीक तक चंद्रगुप्त के राज्य की सीमा निर्धारित की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त का शासन, ये हेडिंग देखते हैं। गंगा और सोड़ के तट पर मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र बसा था। तो पाटलिपुत्र किन 2 नदियों के किनारे बसा था दोस्तों? गंगा और सोड़ के तट पर मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र बसा था। पत्थर, ईंट तथा लकड़ी के बने हुए सुदृढ़ प्राचीर से दुर्ग परिवेष्टित था। नगर 80 स्टेडिया लंबा और 30 स्टेडिया चौड़ा था। दुर्ग में 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। सौंद श्रेणी, राजमार्ग, सुविस्तृत पर्णवीथिका से नगर पूर्ण था और व्यापारियों की दुकानें अच्छे प्रकार से सुशोभित और सज्जित रहती थी। भारतवर्ष का केंद्र नगरी कुसुमपुरु वास्तव में कुसुमपूर्ण रहती थी। सुसज्जित तरंगों,
सुसज्जित तुरंगों पर धनाढ्य लोग प्रायः राजमार्ग में यातायात किया करते थे। गंगा के कूल में बने हुए सुंदर राज मंदिर में चंद्रगुप्त रहा करता था और केवल 3 कामों के लिए महल के बाहर आता। तो दोस्तों केवल 3 कामों के लिए केवल चंद्रगुप्त महल के बाहर आता था। अब देखिए 3 काम कौन थे। पहला काम था प्रजा का आवेदन सुनना, जिसके लिए प्रतिदिन एक बार चंद्रगुप्त को विचारक का आसन ग्रहण करना पड़ता था। उस समय प्रायः तुरंग पर जो आभूषणों से सजा हुआ रहता था, चंद्रगुप्त आरोहण करता और प्रतिदिन न्याय से प्रजा का शासन करता। एक काम ये था। और दूसरा काम क्या था? धर्म अनुष्ठान बलि प्रदान करने के लिए जो पर्व और उत्सव के उपलक्ष्यों पर होते थे, मुक्तागुच्छ, शोषित कारू कार्य, खचित सीविका पर जो कि संभवतः खुली हुई होती थी, चंद्रगुप्त आरोहण करता था। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त वैदिक धर्मावलंबी था, क्योंकि बौद्ध और जैन ये ही धर्म उस समय वैदिक धर्म के प्रतिकूल प्रचलित थे। बलि प्रदान आदि कर्म वैदिक ही होता रहा होगा। तीसरा काम क्या था? मृगया खेलने के समय कुंजर पर सवारी निकलती। उस समय चंद्रगुप्त स्त्रीगण से घिरा रहता। तो दोस्तों मृगया खेलने के समय कुंजर पर सवारी निकलती। उस समय चंद्रगुप्त स्त्रीगण से घिरा रहता था, जो धनुर्बाण आदि लिए उसके शरीर की रक्षा करती थी। राजमार्ग डोरी से घिरा रहता था और कोई उसके भीतर नहीं जाने पाता था। चंद्रगुप्त राजसभा में बैठता तो 4 सेवक आबनूस के बेलनों से उसका अंग संवाहन करते थे। चंद्रगुप्त दोस्तों राजसभा में बैठता तो 4 सेवक आबनूस के बेलनों से उसका अंग संवाहन करते थे। यद्यपि चंद्रगुप्त प्रबल प्रतापी राजा था, पर वह षड्यंत्रों से संकित होकर एक स्थान पर सदा नहीं रहता था, जिसका कि मुद्रा राक्षस में कुछ आभास मिलता है। और यह मेगस्थनीज ने भी लिखा है। हाथी, पहलवान, मेढ़ा और गेंडों की लड़ाई भी होती थी, जिसे राजा और प्रजा दोनों बड़े चाव से देखते थे। बहुत से उत्सव भी नगर में हुआ करते थे। प्रहरी स्त्रियां जो कि मोल ली जाती थी, मोल ली जाती थी, राजा के शरीर की सदा रक्षा करती थी। राजा के शरीर की सदा रक्षा करती थी। और हाथियों पर राजा के साथ चलती थी। राज दरबार बहुत आडंबर से सजा रहता था, जो कि दर्शनीय रहता था। मेगस्थनीज इत्यादि ने इसका विवरण विस्तृत रूप से लिखा है। पाटलिपुत्र नगरी मौर्य राजधानी होने से बहुत उन्नत अवस्था में थी। थोड़ा दोस्तों इसको देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। ये क्या कहते हैं? धर्मावलंबी का क्या इसमें लिखा है? मैसूर में मुद्रित अर्थशास्त्र चाणक्य का है। वह चंद्रगुप्त के लिए ही बनाया गया। यह एक प्रकार से सिद्ध हो चुका। उसका उल्लेख प्रायः 10 कुमार चरित्र, कादंबरी तथा कामंदकी आदि में मिलता है। उसमें भी लिखा है कि सर्वशास्त्रास्य अनुक्रम प्रयोग लंबुते च कौटिल्येन नरेन्द्रस्य शासनस्य विधि कृता। यह नरेंद्र शब्द चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है। उसमें चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने के बाद वेद धर्मावलंबी होने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। तृतीय स्नान भोजनम चा सेवते स्वाध्याय चा कुरुता। 37 पृष्ठ प्रतिष्ठेन हति संध्या मुख से 74। स्वाध्याय और संध्या से ही ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त वेद धर्मावलंबी था। और यहाँ पर वह मूरा शूद्रावली कल्पना भी कट जाती है, क्योंकि चाणक्य जिसने लिखा है कि शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा अर्थशास्त्र में, वही यदि चंद्रगुप्त शूद्र होता तो उसके लिए स्वाध्याय और संध्या का उपदेश न होता। अस्तु, जहाँ तक देखा जाता है चंद्रगुप्त वैदिक धर्मावलंबी ही था। और यह भी प्रसिद्ध है कि अशोक ने ही बौद्ध धर्म को स्टेट रिलीजन बनाया। अर्थशास्त्र में वर्षा होने के लिए इंद्र की विशेष पूजा का उल्लेख है तथा शिव, स्कंद, कुबेर इत्यादि की पूजा प्रचलित थी। इनके देवालय नगर के मध्य में रखना आवश्यक समझा जाता था। आरसी दत्त का भी मत है कि चंद्रगुप्त और उसका पुत्र बिंदुसार बौद्ध नहीं था, ये दोस्तों जैन थे। अब दोस्तों इसका थोड़ा देख लेते हैं। पाटलिपुत्र नगरी मौर्य राजधानी होने से बहुत उन्नत अवस्था में थी। इसका क्या अर्थ है? देखिए, द डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस स्पेशल इंटरेस्टेड बोथ फॉर हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिकल पटना सिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड वाज पाटलिपुत्र सी पिलीबोथरा ऑफ मेगास्थनीज
Pelibothra of Megasthenes, which is supposed to have been founded 600 years before the Christ by Raja Ajatasattu and a contemporary of Gautam, the founder of the Buddhist religion। त्रिकांड शेष और हेमचंद्र अभिधान में तथा मुद्रा राक्षस में पाटलिपुत्र को के दो और नाम पाए जाते हैं, एक कुसुमपुर और दूसरा पुष्पपुर। चीनी यात्री भी इन नामों से परिचित था। द पिलिग्रिमिंग ऑफ फाहियान में इसका विवरण है। हितोपदेश में लिखा है कि अस्ति भागीरथ तीरे पाटलिपुत्र नाम नगरम, पर ग्रीक लोगों ने उसे गंगा और हिरण्यवाह के तट पर होना लिखा है। इधर मुद्रा राक्षस के सोड़ सिंदूर सोड़ा मम गजपतय पाशयंती सतसा से ज्ञात होता है कि वह सोड़ और गंगा के संगम पर था। पाटलिपुत्र कब बसा इसका ठीक पता नहीं चलता। कथा सरित सागर के मत से इसे पुत्रक नामक ब्राह्मण कुमार और पाटली नामनी राजकुमारी ने अपने नामों से बसाया था, पर इसके लिए जो कथा है वह विश्वास के योग्य नहीं है। बौद्ध लोग लिखते हैं कि राजा अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार ने पाटली ग्राम में एक दुर्ग बनवाया था, जिसे देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह कुछ दिनों में एक प्रधान नगर हो जाएगा। इधर वायु पुराण में लिखा है कि अजातशत्रु के पुत्र उदयाश्व ने यह नगर बसाया है। सा वे पूर्वरम राजा पृथिव्या कुसुमाह्यम गंगाया दक्षिणे कोने चतुर्थाब्दे करिष्यन्ति। अजातशत्रु और बुद्ध समकालीन थे। बुद्ध का निर्माण 550 ईसा पूर्व में मान लें तो संभव है कि पाटली दुर्ग 50 वर्ष के बाद नगर रूप में परिणत हो गया हो। अनुमान किया जाता है कि 500 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बसा था। चलिए अपने आगे से देखते हैं। वहाँ से दोस्तों, पाटलिपुत्र नगरी मौर्य राजधानी होने से बहुत उन्नत अवस्था में थी। राजधानी में नगर का शासन प्रबंध भी 6 विभागों में विभक्त था और उनके द्वारा पूर्ण रूप से नगर का प्रबंध होता था। मेगस्थनीज लिखता है कि प्रथम विभाग उन कर्मचारियों का था। क्या लिखता है मेगस्थनीज दोस्तों? देखिए, राजधानी में नगर का शासन प्रबंध भी 6 विभागों में विभक्त था, उनके द्वारा पूर्ण रूप से नगर का प्रबंध होता था। मेगस्थनीज लिखता है कि प्रथम विभाग उन कर्मचारियों का था जो विक्रय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और श्रमजीवियों का वेतन तथा शिल्पियों का शुल्क निर्धारण तथा निरीक्षण करता था। किसी शिल्पी के अंगभंग करने से वही विभाग उन लोगों को दंड देता था। संभवतः यह विभाग म्यूनिसिपैलिटी के बराबर था, जो 5 सदस्यों से कार्य करता था। द्वितीय विभाग विदेशियों के व्यवहार पर ध्यान रखता था, पीड़ित विदेशियों की सेवा करता था, उनके जाने के लिए वाहन आदि का आयोजन करना, उनके मरने पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था करना और उन्हें जो हानि पहुंचाए उसको कठोर दंड से दंडित करना उसका कार्य था। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार आदि अन्य कार्यों के लिए बहुत से विदेशी कुसुमपुर में आया करते थे। तृतीय विभाग क्या था दोस्तों? तो तृतीय विभाग प्रजा के मरण और जन्म की गणना करता था और उन पर कर निर्धारित करता था। चतुर्थ विभाग व्यापार का निरीक्षण करता था और तुला था नाप का प्रबंध करता था। पंचम विभाग राजकीय कोष का था, जहां द्रव्य बनाए जाते और रक्षित रहते थे। छठा विभाग राजकीय कर का था, जिसमें व्यापारियों के लाभ से दशमांश लिया जाता था और उन्हें खूब सावधानी से कार्य करना होता था। जो उस कर को ना देता वह कठोर दंड से दंडित होता। राज्य के कर्मचारी लोग भूमि की नाप और उस पर कर निर्धारण करते थे और जल की नहरों का समुचित प्रबंध करते थे, जिससे सब कृषकों को सरलता होती थी। रुद्रदामन के गिरनार वाले अभिलेख से प्रतीत होता है कि सुदर्शन झील महाराज चंद्रगुप्त के राजत्व काल में बना था। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वत्र जल का प्रबंध रहता था तथा कृषकों के लाभ पर विशेष ध्यान रहता था। राज्य के प्रत्येक प्रांत से समाचार संग्रह करने वाले सत्य समाचार चंद्रगुप्त को देते थे। चाणक्य सा बुद्धिमान मंत्री चंद्रगुप्त को बड़े भाग्य से मिला था और उसकी विद्वता ऊपर लिखित प्रबंधों से ज्ञात होती है। युद्ध आदि के समय में भी भूमि बराबर जोती जाती थी, उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। राजकीय सेना में जिसे रथ अपने व्यय में रखते थे। रणतरी 2000 थी। रणतरी क्या है दोस्तों?
नदी पर्वत दुर्गोभ्य नदी दुर्दियात भूमि लाभाश्रेयान नदी दुर्ग ही हस्तिन संक्रमण सेतु बंध्या शास्त्र नावध्य समुद्र शांति प्रचारात देव ईशानी बंध। तो राजकी सेना में जिसे राजा अपने बैसे रखते थे, रणतरी 2000 थी, 4 घोड़ों से जुते 8000 रथ रहते थे, जिस पर 1 रथी और 2 योद्धा रहते थे। 4 लाख पैदल 80 चर्मधारी धनुर्बाणधारी थे, 30,000 अश्वारोही थे, 10,000 रणकुंजर थे, जिन पर महावत को लेकर योद्धा रहते और युद्ध के भारवाही अश्वों के सेवक तथा अन्यान्य सामग्री ढोने वालों को मिलाकर 6 लाख मनुष्यों की भीड़भाड़ उस सेना में थी। और उस सेना विभाग के प्रत्येक 6 अनुभागों में 5 सदस्य रहते थे। प्रथम अनुभाग नौसेना का था। तो प्रथम अनुभाग किसका था दोस्तों? प्रथम अनुभाग नौसेना का था। दूसरा अनुभाग युद्ध संबंधी भोजन, वस्त्र छकड़े, बाजा सेवक और जानवरों के चारे और जानवरों के चारे का प्रबंध करता था। तीसरे के अधीन पैदल सैनिक रहते थे। चौथा अनुभाग अश्वारोहियों का था। 5वां युद्ध रथों की देखभाल करता। 6ठा युद्ध के हाथियों का प्रबंध करता था। इस प्रकार सुशिक्षित सेना और अति उत्तम प्रबंध से चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक भारत भूमि का शासन किया। भारतवर्ष के इतिहास में मौर्य युग का एक स्मरणीय समय छोड़कर 297 ईसा पूर्व में मानव लीला संवरण करके चंद्रगुप्त ने अपने सुयोग्य पुत्र के हाथ में राज सिंहासन दिया। सम्राट चंद्रगुप्त दृढ़ शासक, विनीत, व्यवहार चतुर, मेधावी, उदार, नैतिक, सद्गुण संपन्न तथा भारत भूमि के सपूतों में से एक रत्न था। बौद्ध ग्रंथ, अर्थ कथा और वायु पुराण से चंद्रगुप्त का शासन 24 वर्षों का ज्ञात होता है, जो कि ईसा पूर्व 297 तक ठीक प्रतीत होता है। तो ये दोस्तों हमने आज पढ़ा चंद्रगुप्त का। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष, जिससे हमारा वीडियो है तो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग भी बोरियत ना महसूस करें। इसलिए हम दोस्तों इसके आगे का भाग अब चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो चंद्रगुप्त नाटक के 3 पार्ट हो गए हैं, 3 वीडियो हैं चंद्रगुप्त नाटक के, तीनों पार्ट देखिए। उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं सभी उपन्यास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं सभी कहानियाँ मिल जाएंगी। तो और इस समय जो हम चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन कर रहे हैं इसका दोस्तों 3 पार्टों में 3 वीडियो हैं, उनका अध्ययन करिए। चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को लाभ पहुँचे। फिर मिलते हैं इसके आगे दोस्तों चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष, यहाँ से हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।